सूरवीर सीजन 2 एपिसोड 1। विपुल रहेगा जैसे ही उस रहस्यमय स्टोन डोर के भीतर प्रवेश करता है, कुछ ही क्षणों के बाद वो दरवाजा जोरदार आवाज के साथ नीचे गिरकर टुकड़ों में बिखर जाता है। अचानक उस दरवाजे के अंदर मौजूद एक प्राचीन कॉइन तेजी से कांपने लगता है और फिर धमाके के साथ फट जाता है। कॉइन के फटते ही उसके अंदर से काले धुएं जैसी कोई रहस्यमय शक्ति निकलने लगती है। यह धुआं सामान्य नहीं था, यह बहुत ही अंधकार से भरा एक ताकत था जिसके चारों ओर एक भयानक आभा फैली हुई थी। यह ऊर्जा इतनी ताकतवर थी कि विपुल रहेजा भी उसकी उपस्थिति से कांप गया। उधर इंस्टेंट डेविल इस पूरे दृश्य को दूर से देख रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा, यह कौन सी शक्ति है? मुझे नहीं लगता कि यहाँ ज़्यादा देर तक रुकना मेरे लिए सुरक्षित रहेगा। यह काला धुआं धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल रहा है, लेकिन अंततः यह खुद ही समाप्त हो जाएगा। वैसे भी मेरे मास्टर यहाँ से जा चुके हैं, मैं यहाँ रुककर क्या करूँगा? मेरा काम खत्म हो चुका है। जैसे ही इंस्टेंट डेविल वहाँ से जाने के लिए तैयार होता है, वो देखता है कि काले धुएं के भीतर से एक अजीब सी उपस्थिति महसूस होने लगी। यह कोई साधारण चीज नहीं थी, उसकी ऊर्जा बहुत ही रहस्यमय थी। इंस्टेंट डेविल रुककर ध्यान से उस शक्ति का महसूस करने लगता है। बहुत देर तक देखने के बाद भी उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। उल्टा उसे यह आभास होता है कि धुएं के भीतर छिपी हुआ रहस्यमय इकाई धीरे धीरे समाप्त हो रही है। उसने सोचा है इस धुएं और इसके अंदर छिपे जीव का मुझसे कोई लेना देना नहीं। यह थोड़ी देर में खुद ही समाप्त हो जाएगा और मैं यहाँ समय क्यों नष्ट करूँ? मेरा यहाँ कोई काम नहीं, मेरा यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं। यह सोचकर इंस्टेंट डेविल वहाँ से पीछे मुड़ता है और गायब हो जाता है। दूसरी ओर धुएं के भीतर मौजूद वो रहस्यमय प्राणी दर्द में कराह रहा था। वह अपने आप से बुदबुदाया, मैं ऐसे नहीं मर सकता, मुझे कुछ न कुछ करके यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। इतना कहते ही उसकी आंखें चमकने लगी सफ़ेद रंग से। देखते ही देखते एक पवित्र रोशनी उसको पूरी तरह से घेर लिया। यह उसकी होली बॉडी थी, एक शक्तिशाली आत्मरक्षक के रूप में। केवल कुछ ही प्राणियों के पास ऐसी गॉड बॉडी होती है, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, वह अचानक चौंक गया। उसकी आंखें फैल गई क्योंकि उसकी होली बॉडी ने अचानक उसे काले धुएं को अवशोषित करने लगा था जो उस कॉइन के फटने से निकली थी। उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसके होली बॉडी ने पूरे काले धुएं को अपने अंदर समा लिया। अब उसकी सफ़ेद चमकती आंखें पूरी तरह से गहरी लाल हो चुकी थी और उसका शरीर एक ब्लैक होली बॉडी में परिवर्तित हो चुका था। यह भयभीत करने वाला दृश्य था। यह मुझे क्या हो गया है? उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन उसने खुद को शांत किया और अपनी ब्लैक होली बॉडी को डीएक्टिवेट करने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसे डीएक्टिवेट करने की कोशिश की, उसका शरीर दोबारा सामान्य रूप में आ गया। उसने राहत की सांस ली, चलो कम से कम मैं अपने सामान्य रूप में लौट आया हूँ। इसके बाद उसने अपनी नई शक्ति को जांचने के लिए दोबारा ब्लैक होली बॉडी को एक्टिवेट किया। तुरंत ही उसकी आंखें फिर से लाल चमकने लगी और उसका पूरा शरीर भयावह रूप से लौट आया। अपनी नई शक्ति को जानने के लिए डिफाइड एलियन की ताकत में निकल पड़ा। कुछ समय बाद
उसे एक शक्तिशाली डिफाइड एलियन मिला। वह दूर से उसे देखता रहा, फिर एक क्षण में टेलीपोर्ट होकर सीधा उसके सिर के पास पहुंच गया। बिना कोई देर किए उसने अपनी उंगली को एलियन के सिर पर रखा और एक जोरदार झटका दिया। बस सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि डिफाइड एलियन को समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। कुछ ही सेकेंड में उसकी पूरी काया भस्म हो गई और यहां तक कि उसका जीन मटेरियल भी पूरी तरह से गायब हो चुका था। सामान्य परिस्थितियों में किसी भी एलियन का जीन मटेरियल उसकी बॉडी से 1000 गुना ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन इस प्राणी ने न केवल एलियन को मारा बल्कि उसका जीन मटेरियल तक को राख बना दिया था। यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं थी, यह सर्वनाश लाने वाली शक्ति थी। वीर अपने रूम में बारबी और चीकू के साथ गहरी नींद में था, जबकि रूही कमरे की सफाई कर रही थी। हर चीज को व्यवस्थित करने के बाद जब वह बाहर जाने लगी तभी अचानक डोरबेल बजा। इतनी रात को कोई दरवाजे पर कैसे आ सकता है, रूही ने मन ही मन सोचा। घड़ी की तरफ उसने देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मन में सवाल उठा, लेकिन वीर को जगाना सही नहीं समझा क्योंकि वीर बच्चों के साथ खेलते खेलते उन्हीं के साथ सो गया था। रूही सीधा सीसीटीवी रूम में गई और कैमरे की फुटेज चेक करने लगी। अजीब बात थी कि दरवाजे के पास लगे सभी कैमरे नो सिग्नल दिखा रहे थे। उसका मन बेचैन हो उठा और फिर उसने सीक्रेट कैमरे को चेक करने शुरू किया। सौभाग्य से ये कैमरा चालू था, लेकिन उसमें बस 2 परछाइयां दिख रही थी। उसके चेहरे पर साफ नजर नहीं आ रहे थे। रूही ने और कैमरे चेक किए, लेकिन किसी में भी उनका चेहरा साफ नहीं था। आखिरकार एक सही एंगल से लगे सीक्रेट कैमरे में उन दोनों के चेहरे नजर आ गए। अजनबी थे ये दोनों, ना कभी देखा ना वीर के साथ कभी देखा। ये कौन हो सकते हैं? सोचते सोचते उसने गार्ड से संपर्क करने की कोशिश की। हेलो, कोई सुन रहा है? कोई सुन सकता है? कोई जवाब नहीं आया। गार्ड्स रिप्लाई करो, रूही बोल रही थी। रूही का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी डोरबेल फिर से बजी। इस बार वह इतनी बुरी तरह चौंकी कि फोन हाथ से गिर गया। उसने घबराकर खुद को संभाला और फिर से कैमरे में देखने लगी। इस बार जो उसने देखा उससे उसका खून जम सा गया था। वे दोनों आदमी अब उसी कैमरे की तरफ देख रहे थे जिससे रूही उनकी निगरानी कर रही थी, जैसे उन्हें पता हो कि कोई उन्हें देख रहा है। फिर उसने एक ने धीरे से कहा, रूही हमें और कितनी देर तक देखती रहोगी? जल्दी दरवाज़ा खोलो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। रूही का दिमाग सुन्न हो गया, उसका सिर चकराने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और वीर को जगाने के लिए उसके कमरे की ओर दौड़ी। डोरबेल फिर से बजी, इस बार और ज़्यादा जोर से। वीर बिस्तर पर लेटा था जब रूही ने उसे जोर से हिलाना शुरू किया। वीर वीर उठो, वीर उठो, जल्दी उठो। वीर झट से जाग गया, लेकिन रूही का घबराया हुआ चेहरा देखकर वह तुरंत सतर्क हो गया। उसने रूही को पकड़ा और शांत करने की कोशिश की। रूही क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? रूही ने कांपती हुई आवाज में बताया कि बाहर 2 अजनबी खड़े हैं। कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, गार्ड्स कोई रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और वे लोग उनके नाम से उसे बुला रहे हैं। वीर ने बिना वक्त गवाए प्रोफेसर मंत्रा को एक्टिवेट किया। उसकी आंखों में हल्की नीली चमक दौड़ गई। वह दरवाजे के उस पार खड़े लोगों की ऊर्जा को स्कैन करने लगा, लेकिन यह क्या? वह उनकी शक्ति को पूरी तरह स्कैन नहीं कर पा रहा था। सिर्फ इतना समझ आ रहा था कि वे साधारण इंसान नहीं हैं।
वीर ने गहरी सांस लेते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा और झिझकते हुए दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही उसकी आंखें फैल गई। सामने खड़े आदमी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कैसे हो वीर? बहुत दिनों बाद मिले। वीर का दिल जोर से धड़का। गॉड का प्रतिशोध, वीर बुदबुदाया। वीर गॉड के प्रतिशोध और उस ह्यूमन को देखते हुए कहता है, आओ गॉड के प्रतिशोध, अंदर आओ, बैठो। नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, वो आदमी कहता है। गॉड का प्रतिशोध, तुम्हें जो भी पूछना है जल्दी पूछो, हमें यहाँ से निकलना होगा। गॉड का प्रतिशोध कहता है, ठीक है, समझ गया। गॉड का प्रतिशोध उस ह्यूमन की तरफ देखते हुए कहता है, सॉरी वीर, हम यहाँ रुक नहीं सकते, वह सब फिर कभी करेंगे, लेकिन अभी हम सब तुमसे कुछ पूछने आए हैं, तो क्या तुम हमें बता सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, तुम पूछो तो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूँ। इतना कहकर वीर गॉड के प्रतिशोध के बोलने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद गॉड का प्रतिशोध एक लंबी सांस लेता है और फिर वीर से कहता है, वीर, तुम्हें 9 लाइफ कैट तो याद है? वीर कहता है, हाँ याद है, क्यों? वीर अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहता है, क्या 9 लाइफ कैट ने तुम्हें कभी मिस्टिक पैलेस के बारे में बताया है या तुम्हारे सामने जिक्र किया है? हाँ, उसने यह नाम करीब एलेक्थोर से फाइट से 5 दिन पहले लिया था, लेकिन मुझे इसके बारे में ज़्यादा याद नहीं है, यह ज़्यादा कुछ पता नहीं है। उसने इतना कहा था कि विपुल रहेजा मिस्टिक पैलेस जाना चाहता है। मैंने इस पर थोड़ा ध्यान दिया, लेकिन उस समय मेरे लिए चीकू ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने 9 लाइफ कैट से इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पूछा। और उसके बाद जो भी हुआ वह तुम्हारे सामने हुआ था। 9 लाइफ कैट ने अपनी जान दे दी, और वो याद तो है ना? हाँ वीर, मुझे याद है, लेकिन तुम श्योर तो हो ना कि 9 लाइफ कैट ने इससे पहले कभी तुम्हें मिस्टिक पैलेस के बारे में नहीं बताया है? नहीं, उसने इससे पहले कभी मिस्टिक पैलेस का जिक्र मेरे सामने नहीं किया। वीर पूरी तरह से कंफर्म होकर गॉड के प्रतिशोध से कहता है, गॉड का प्रतिशोध कुछ और पूछने ही वाला था कि तभी उसके बगल में खड़ा वो ह्यूमन कहता है, चलो हमें यहाँ से निकलना होगा। ठीक है वीर, गॉड का प्रतिशोध कहता है, अब हम यहाँ से चलते हैं, लेकिन अगर तुम्हें भविष्य में मिस्टिक पैलेस के से जुड़ी कोई भी बात याद आए तो हमें ज़रूर याद करना। इतना कहकर गॉड का प्रतिशोध पीछे मुड़कर जाने लगता है। अरे, ये तो बता कर जाओ कि मिस्टिक पैलेस आखिर है क्या? वीर गॉड के प्रतिशोध को देखते हुए पूछता है। गॉड का प्रतिशोध अचानक से रुकता है, पीछे मुड़ता है और कहता है, हमें उतना ही पता है जितना तुम्हें, बस उसका नाम मिस्टिक पैलेस। इतना कहकर गॉड का प्रतिशोध वहाँ से गायब हो जाता है। उसके जाने के बाद रूही जल्दी से बाहर जाती है और सारे गार्ड्स को चेक करने लगती है। वहाँ पर सारे गार्ड बेहोश पड़े थे। वीर कहता है, डरो मत रूही, यह सब लोग सिर्फ सो रहे हैं, कल तक ठीक हो जाएंगे। चलो अब हम भी सो जाते हैं, सुबह काफ़ी काम है। वीर रूही को कहता है और फिर दोनों कमरे में सोने चले जाते हैं। अगली सुबह वीर गोल्डन लायन शेर के पावर को चेक कर रहा था, क्योंकि अब वह उसके सी ऑफ सोल में नहीं रहता था, इसलिए वीर उसकी डिस्क्रिप्शन चेक करने लगता है। कुछ समय तक फिजिकल टेस्ट करने के बाद वीर इस नतीजे पर पहुंचता है कि गोल्डन लायन शेर अब कुछ समय बाद डिवाइन बन जाएगा और वह किसी भी डिवाइन को आसानी से हरा सकता है। वीर इन सब बातों को सोचकर खुश हो रहा था कि तभी उसके गार्डन में अवनी शेरगिल आ जाती है। वीर, तुमने मुझसे यह बात क्यों छुपाई कि तुम डॉलर हो?
पहले तो मुझे शक था। मैंने इस बात का पता लगाने की कोशिश भी की थी, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। फिर मैंने हार मान ली थी। मैं सोच भी नहीं सकते कि तुम डॉलर हो। अपनी अपनी आंखें घूरते हुए वीर को देखती है। ऐसे कैसे पता चल जाएगा कि मैं असली हीरो हूँ? वीर अवनी को आंख मारते हुए कहता है। ठीक है वीर, वह सब छोड़ो। अभी तुम जीन यूनिवर्स कब जाने वाले हो? मेरा मतलब मुझे भी जाना था, इसलिए पूछ रही हूँ। देखो अवनी, मैं अभी कुछ समय अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहता हूँ और मुझे कुछ तैयारियाँ भी करनी है जीन यूनिवर्स जाने के लिए। जैसे ही मेरी सारी तैयारियां खत्म हो जाएगी, मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। वीर की यह बात सुनकर अवनी अपने घर वापस चली जाती है। कुछ देर बाद वीर जीन यूनिवर्स चला जाता है, क्योंकि अपने दोस्तों को वहाँ ले जाने से पहले उससे कुछ ज़रूरी काम करने थे। जीन यूनिवर्स पहुँचने के बाद वीर मन ही मन सोचता है, मुझे एक बार मून पैलेस होकर आना चाहिए। फिर जैसे ही मून पैलेस में सभी लोगों को पता चलता है कि वीर आ रहा है, तो सभी उसका स्वागत करने की तैयारी में लग जाते हैं। खासकर ब्लैक मून किंग उसके स्वागत की तैयारी करने लगता है। कुछ देर बाद वीर मून पैलेस पहुंच जाता है, जहां उसका शानदार स्वागत होता है। सब कुछ निपटाने के बाद वीर ब्लैक मून किंग से मिलता है। वीर, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। मैं तुमसे यह पूछना चाहता था कि तुम हाफ डिवाइड कैसे बन गए, वह भी इतना जल्दी, और हमने देखा कि तुमने इलेक्ट्रॉर को कैसे हराया। क्या तुम हमें यह बता सकते हो कि तुमने यह सब कैसे किया? वीर कुछ देर शांत रहता है और फिर एक लंबी सांस लेकर कहता है, कुछ बातों को हमेशा राज ही रहने देना चाहिए। सच कहा वीर, तुमने हमारे ग्रह को बचाया और पूरे जीन यूनिवर्स को। तुम पर हमारा बहुत बड़ा एहसान है, जिसे हम चाहकर भी चुका नहीं सकते। वीर कुछ समय तक मून पैलेस में ही रहता है और फिर अपने पुराने दोस्तों के साथ एंजॉय करता है। फिर कुछ देर बाद वह वहाँ से निकल जाता है और गॉड हॉल जाकर क्रेब गॉड से मिलता है। कैसे हो वीर? क्रेब गॉड कहते हैं, बहुत दिनों बाद दिखे हो। वैसे तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? वीर कहता है, नहीं क्रेब गॉड, मुझे नहीं पता। कोई परेशानी नहीं है क्या? देखो वीर, तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की थी इलेक्ट्रॉर को हराकर, इसलिए हम सारे गॉड्स ने मिलकर तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया है, और तुम्हें जो मुझसे करने के लिए कहा था मैंने वो भी कर दिया है। क्रेब गॉड की बात सुनकर वीर उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। दूसरी ओर एक अनजान ग्रह पर एक बहुत बड़ा गोल्डन दरवाज़ा दिखने लगता है, जिसके अंदर से एक आदमी बाहर आता है। अब मैं बनूंगा इस यूनिवर्स का गॉड। इतना कहकर वह आदमी सामने मौजूद पैलेस की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगता है। जैसे ही वह पैलेस के अंदर जाता है, एक नीली रोशनी उसे पूरी तरह से कवर कर लेती है। उस रोशनी में पूरी तरह से समाने के बाद उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग हो जाती है। वो आदमी कहता है, फाइनली मैंने मिस्टिक यूनिवर्स के एवोल्यूशन प्रोसेस को पूरा कर लिया। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर वह आदमी जोर जोर से हंसने लगता है।